नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, अब तक हमने गर्म दल के 3 प्रमुख नेता लाल बाल पाल के बारे में पढ़ा। इससे आगे अब हम चल रहे हैं, वो है जो उग्र विचारधारा के ही लोग हैं, उनका नाम उसमें दे रखे हैं सिलेबस में आपके, जिनमें से चंद्रशेखर आजाद के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे, तो इनके बारे में जानकारी अपन लें। उससे पहले एक छोटा सा विषय मैं रख दूं कि मेरे द्वारा पिछली क्लासों में पढ़ाई गई जो बातें हैं या जो कंटेंट आपको दिया गया है वो मेरी तरफ से 100% ऑथेंटिक है। विभिन्न किताबों में उस मेरे द्वारा दिए गए कंटेंट और दूसरी किताबों में जो डिफरेंस दिखाई देता है, उस डिफरेंस को आप इंटरनेट के माध्यम से या अन्य विषयों के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। मैंने विभिन्न स्रोतों से चीज़ों को कन्फर्म करते हुए आप तक पहुँचाई है। बिल्कुल इंटरनेट के ऊपर जाकर के आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, किसी भी पब्लिकेशन पे जाके देख सकते हैं। बहुत सी चीज़ें, ज़्यादातर पब्लिकेशन जहां बहुमत कहेगा वही बात होगी और ऑथेंटिक होगा वो बात होगी। तो ऑथेंटिक कई पब्लिकेशंस में आपको ये चीज़ें जो मैंने बताई वो देखने को मिल जाएगी। कुछ 1 या 2 प्रश्नों में है, बाकी तो सारा सेम ही है। ठीक है, बाकी मेरा पूरा लक्ष्य जो है वो आपको याद कराने में है, किसी विवाद में फंसना मेरा उद्देश्य नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा गांव, जिला अलीराजपुर में हुआ था। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर हम समझें कि भाई इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, तो सीधे सीधे तरीके से इसे हम याद करेंगे कि चंद्रशेखर आजाद जो आज़ाद थे और उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए मतलब 1906। दूसरा, मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में अलीराजपुर में इनका जन्म हुआ। तो जब वो पैदा हुए ना तो पूरे गांव को भा गए, तो इसलिए भाभरा गांव। और तीसरी बात, धरती पे आके उन्होंने राज ही किया। उन्होंने हमेशा ये कहा कि आज़ाद पैदा हुआ और आज़ाद ही मरूंगा, मतलब राज किया, तो अलीराजपुर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीनों फैक्ट अपने को याद हो जाने चाहिए। 1906 में इनका जन्म हुआ, 23 जुलाई 1906। वैसे 1906 ही पर्याप्त है, ये याद रह जाए, ठीक है। दूसरा, मध्य प्रदेश का भाभरा गांव और उसके बाद में अलीराजपुर। उसके बाद हम देखें कि उनके पिता का नाम था, वो था सीताराम तिवारी, और माता का नाम था जगरानी देवी। तो देखिए, जब हमारे गांव के अंदर जगरात्रा करते हैं, माता का जगरात्रा करते हैं, ठीक है, हमारे गांव में जागरणा बोलते हैं उसे, ठीक है, पूरी रात का जागरणा, जागते हैं उस दिन। तो वो जो जगरात्रि होती है, मतलब जागरणा होता है, उसके अंदर हम राम जी का नाम ही लेते हैं, सीताराम का नाम। तो ये 2 शब्द आपको ध्यान रखने हैं कि चंद्रशेखर आजाद जो थे उनका जन्म रात्रि के समय हुआ, ऐसे ध्यान रख लीजिए। और उस समय क्या था, जगरात्रा हो रहा था और सीताराम के नाम लिए जा रहे थे, भगवान राम के नाम लिए जा रहे थे। तो इनसे याद रह जाएगा सीताराम तिवारी और जगरानी देवी, ये इनके पिता और माता थे, किसके, चंद्रशेखर आजाद के। फिर उनके असली नाम क्या था, तो वो तिवारी थे। बस इतनी सी बात, चंद्रशेखर तो बोलते ही है। आजाद नाम बाद में मिला था, उनके पीछे क्या लगता था, तिवारी, क्योंकि पिताजी सीताराम तिवारी। ठीक है, मूलतः यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि आजाद शब्द जो था ये बाद में जुड़ा था। उनके द्वारा किए गए जो कार्य थे, अंग्रेजों के खिलाफ किए गए आंदोलन थे, और वहां से जब उन्हें एक बार जो है अंग्रेज पकड़ ले गए थे, असहयोग आंदोलन के दौरान की बात है, अंग्रेज उनको पकड़ ले गए और जो जज के सामने जब उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि तेरा नाम क्या है, तब उन्होंने बताया था कि मेरा नाम है आज़ाद, तो आज़ादी, इस प्रकार की जो बातें उन्होंने कही, उसके बाद उन्हें आज़ाद के, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से कहने लग गए। ये बचपन की गतिविधि थी। असहयोग आंदोलन जब वो लगभग 15 साल के थे उस दौर में हो गया था, और उस दौर में वो क्रांतिकारी विचार उनके सामने आ गए थे, तभी से लोगों ने उनके नाम क्या लगा दिया, आज़ाद। ठीक है, उनके पिता का नाम यह हो गया। फिर उनके माता पिता मूल रूप से, मतलब ये जो सीताराम जी और माता जगरानी देवी हैं, ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश से थे, उन्नाव से। उन्नाव जिले, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ये आते थे। बचपन से ही निडर और साहसी थे, तो मैंने बता ही दिया, तभी तो उनका नाम क्या मिला था, आज़ाद। ठीक है, ये उनके जीवन की प्रमुख घटना रही। उन्होंने वाराणसी के काशी विद्यापीठ में पढ़ाई की। तो अब अगली बात इंपॉर्टेंट आती है कि उन्होंने पढ़ाई कहाँ की, तो उस समय का सबसे प्रसिद्ध केंद्र जो शिक्षा का था वो था काशी। ये शुरू से ही रहा भारत में, काशी में पढ़ना बहुत विद्वता की बात ही मानी जाती थी। तो काशी विद्यापीठ में उन्होंने पढ़ाई की, वाराणसी में। युवावस्था में उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर के स्वतंत्रता संग्राम में कदम रख लिया।
मतलब प्रारंभिक पढ़ाई होने के साथ साथ ही जब असहयोग आंदोलन चल रहा था गांधी जी का, उस दौर में ही वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए थे। बस यहाँ यही प्रश्न आपको याद रखना है कि चंद्रशेखर आजाद किस समय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए थे, असहयोग आंदोलन के समय। ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है। असहयोग आंदोलन में भाग लेने पर उन्हें पहली बार 15 वर्ष की उम्र के अंदर गिरफ्तार किया गया था। 1906 के अंदर वो पैदा हुए थे, 20 में असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो स्वाभाविक रूप से 15 वर्ष के थे ही, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं। और उस दौर में उनको क्या कर लिया गया, असहयोग आंदोलन में ही, शुरुआती असहयोग आंदोलन में 15 वर्ष की उम्र में उन्हें क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपना नाम, अब जज के सामने ले गए तो उन्होंने अपना नाम क्या बताया, आज़ाद, और तभी से उनके नाम के साथ क्या जुड़ गया, आज़ाद जुड़ गया। तो जब उनको गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तारी के बाद उनको नाम पूछा गया, तो नाम क्या बताया, आज़ाद। फिर उनसे कहा गया कि भाई अपने पिता का नाम बताओ, तो पिता का नाम बताया उन्होंने स्वतंत्रता, और उसके बाद पता बताया जेल। मतलब ये 3 शब्द इतने प्रभावी रहे कि फिर उसके बाद में इनके साथ के क्रांतिकारियों ने, इनके पहचान के सभी लोगों ने, और रेगुलरली जो लोग इनको जानते थे या इस घटना को जिन लोगों ने सुना, उन सभी ने इनके नाम क्या लगा दिया, आज़ाद लगा दिया, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, इस प्रकार से जो है वो इनके नाम के आगे आज़ाद लगा, नहीं, उनसे पहले इनका नाम चंद्रशेखर तिवारी था। इसके बाद वे चंद्रशेखर तिवारी से चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से मशहूर हो गए। अगली बात आती है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद वे क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। अब चूंकि वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के थ्रू स्वतंत्रता के आंदोलन में प्रवेश कर गए, अब वहाँ से पीछे नहीं आ सकते थे। कोई भी व्यक्ति जब इतनी छोटी अवस्था के अंदर जब किसी विशेष काम से जुड़ता है ना, तो उसके लिए फिर पीछे आना भी आसान नहीं होता, क्योंकि वो उसके लिए बहुत बड़ा काम मानता है और उसके लिए बहुत अपने आप को झोंकने के लिए तैयार रहता है। तो इसलिए अब गांधी जी ने तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन अब क्या करें, चंद्रशेखर आज़ाद को तो चाहिए था फिर वो काम, इसलिए उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ अपना मुख मोड़ लिया। अब वो शांति से नहीं, क्रांति से जो है वो आज़ादी की मांग करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद वे क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इस एसोसिएशन का हिस्सा बनने का विचार किया, क्योंकि ये उस समय क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहा था। और वो कब किया, 1924 में। 20 में असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ और उसके 3-4 साल तो उन्होंने सोचा, लेकिन फिर 24 के अंदर उन्होंने क्या कर लिया, HRA ज्वाइन कर लिया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ज्वाइन कर लिया। जिसके बाद जिसका मतलब इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का बाद में नाम क्या हो गया, HSRA। ये भगत सिंह के समय किया गया था, इसका नाम चेंज हुआ था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। मतलब बाद में समाजवाद, चूंकि समाजवाद की विचारधारा को चंद्रशेखर आज़ाद भी मानते थे, भगत सिंह भी मानते थे, तो बाद में इन सब लोगों ने मिलकर के HRA का नाम, इन्हीं लोगों ने, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब के विचारों के माध्यम से इसका नाम HSRA हो गया। मतलब समाजवाद शब्द उन्होंने इसमें शामिल कर दिया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन नाम जोड़ दिया था। और इसके बारे में डिटेल से हम HSRA के बारे में जब हम भगत सिंह पढ़ेंगे तब भी इसके बारे में हम जानेंगे। फिर बात आती है 1 जनवरी 1925, HRA के द रिवोल्यूशनरी नामक पर्चे को बांटा गया। ध्यान रहे, जब इन्होंने HRA ज्वाइन किया था तब नाम HRA ही था। 1924 में इन्होंने ज्वाइन किया था। अगले साल ही इनको एक काम दिया गया चंद्रशेखर आज़ाद को कि भाई HRA का एक पर्चा है, पंपलेट आता ना, पंपलेट वैसे, और उस पंपलेट का नाम था द रिवोल्यूशनरी, और उस रिवोल्यूशनरी पर्चे को पब्लिक में बांटना था। तो वो बांटने की जिम्मेदारी उनको दी गई कि आपको मेले में और अलग अलग जगहों पर जाकर के ये बांटना है। तो 1925 के अंदर ये जिम्मेदारी उन्होंने पहली बार HRA के का पहला और महत्वपूर्ण काम जो था वो इन्होंने ये किया था। कौन सा, द रिवोल्यूशनरी नामक पर्चा जो था उसको बंटवाना, ये उनका प्रमुख काम था, शुरुआती काम, जो क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में उनका वहाँ पर स्टार्ट हुआ। फिर उन्होंने आगे बड़े काम किए, जिसमें उनके प्रमुख सहयोगियों की हम बात करें तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान, रोशन सिंह, ये वो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनके साथ मिलकर के इन्होंने 1925 के अंदर जो काकोरी कांड हुआ था उसके अंदर अपनी बड़ी भूमिका
मिलकर के इन सब के साथ मिलकर के, जिसमें प्लानिंग में भी, कुछ एक्शन में, कुछ प्लानिंग में, ऐसे करके पूरा सहयोग इन्होंने दिया। कब किया था? 1925 में। मतलब 1925 के अंदर इस पूरे कार्यक्रम के अंदर पूरी मजबूती के साथ इन्होंने भाग लिया था। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं, यहाँ से हम चीज़ों को समझ सकते हैं कि 20 के असहयोग आंदोलन के बाद निकलते ही एचआरए के थ्रू उन्होंने जब काम करना शुरू किया, तो एचआरए के थ्रू ही 1925 में जब काकोरी कांड हुआ था, उस काकोरी कांड में बड़ी भूमिका इनकी रही, भगत सिंह, सुखदेव, सबकी रही थी। उस समय जो एचआरए के मेंबर थे उन सब ने मिलकर के काकोरी कांड में बड़ी भूमिका निभाई थी। काकोरी कांड एचआरए ने किया था, सब जानते हैं। और एचआरए में प्रमुख भूमिका किसकी थी उस समय? चंद्रशेखर आजाद की, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात समझ में आई आपके। 20 में असहयोग आंदोलन से निकलते ही 4 साल तक भटकते रहे कि क्या ज्वाइन करें, क्या करें। 24 के अंदर एचआरए ज्वाइन की, 25 में एचआरए का रिवोल्यूशनरी पत्र बांटा और 25 में ही काकोरी कांड के अंदर बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद में हम बात करें कि काकोरी कांड के बाद पुलिस की हिट लिस्ट में आने थे एचआरए के सारे सदस्य आए थे, तो चंद्रशेखर आजाद भी उस हिट लिस्ट में शामिल हो गए। अब उनकी जो पर्सनल क्वालिटी थी वो स्पेशल थी, और उस पर्सनल क्वालिटी के दम पर ही उन्होंने इस आंदोलन को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया। ये कह सकते हैं कि उनकी तरफ लोग खिंच करके गए। ठीक है, अब वो क्वालिटी थी कि उनके शारीरिक पुष्टता, जो बचपन से कुश्ती के अंदर वो मजबूत थे। दूसरा, निशानेबाजी। उनकी जब भी आप चंद्रशेखर आजाद की फोटो देखेंगे तो बंदूक दिख जाएगी आपको। ठीक है, तो निशानेबाजी उनका इंटरेस्ट था, और उस इंटरेस्ट के थ्रू ही वो अंग्रेजों से हमेशा लड़ते रहे। एक बात स्पष्ट करते थे, आज़ाद था, आज़ाद पैदा हुआ हूँ और आज़ाद ही मरूंगा, ये बात वो हमेशा कहा करते थे। और वो एक बिल्कुल मजबूत क्रांतिकारी के रूप में सारा जीवन जिया। उसमें महत्वपूर्ण दूसरी उनकी क्वालिटी थी कि वो अपने जो वेश बदलने में बड़े मतलब माहिर थे। तो अपना वेश बदल करके और वो कहीं पर भी घूम लेते थे। पूरे भारत में उनको अंग्रेजों के लिए ढूंढना ही बड़ा मुश्किल काम था। तो वे क्रांतिकारी विचारधारा के साथ समाजवाद में विश्वास करते थे। ये बात तो मैंने थोड़ी देर पहले बता दी कि ये लोग जब आए, जिसमें चंद्रशेखर आजाद भी है, तो आने के बाद एचआरए के नाम में HS इन्होंने जोड़ा था, समाजवाद इन्होंने जोड़ा था। उनका आदर्श वाक्य था कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा। ये किसका वाक्य था? चंद्रशेखर आजाद का। भगत सिंह के साथ मिलकर उन्होंने HSRA को संगठित किया। तो मैंने बता ही दिया आपको, भगत सिंह के साथ मिलकर के जो एचआरए थी उसको HSRA बनाया उन्होंने, क्योंकि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद दोनों ने समाजवाद पे जोर दिया। उन्होंने भगत सिंह को भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा बनने में मदद की। भारत के युवाओं को जो है जगाने के लिए भगत सिंह को एक रोल मॉडल के रूप में उन्होंने खुद ने पूरी युवाओं के सामने प्रेजेंट किया था। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद दोनों की जोड़ी बहुत शानदार थी उस समय। सैंडर्स की हत्या में उनका अप्रत्यक्ष योगदान दिया था। किसका? भगत सिंह का। भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की, तो उस दौर के अंदर चंद्रशेखर आजाद का अप्रत्यक्ष सहयोग उनके साथ था। उन्होंने असेंबली बम कांड, जो कि उस समय दिल्ली असेंबली के अंदर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था, उस बम फेंकने वाली घटना में भी इनकी योजना शामिल थी। इनकी चंद्रशेखर आजाद की। तो कुल मिलाकर के क्रांतिकारी घटनाओं में पूरा उनका जो था योगदान था, क्योंकि वो एक संगठन के रूप में काम कर रहे थे। और संगठित ताकत के रूप में जब काम करते हैं तो सारे सदस्य काम करते हैं। उसमें प्रमुख रूप से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद का नाम आज तक तभी लिया जाता है क्योंकि फुल एक्टिव होकर के इन्होंने काम किया था। वे संगठन के रणनीतिकार थे और मार्गदर्शक थे। किस संगठन के? HSRA। ठीक है, और ये आपको अच्छे से याद रखना है। इस पूरे घटनाक्रम में HSRA की बड़ी भूमिका थी। ठीक, और HSRA के HS बनाने वाले कौन थे? चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि 23 दिसंबर 1930 को वायसराय लॉर्ड इरविन को उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वायसराय बच गया था। तो एक बड़ी घटना और इनके साथ जुड़ती है चंद्रशेखर आजाद के साथ कि 1930 में ये लॉर्ड इरविन को जो है इन्होंने मारने की प्लानिंग बनाई थी। वो इरविन बच गया, लेकिन हिट लिस्ट में और ज़्यादा चंद्रशेखर आजाद का नाम चढ़ गया। तो क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ मतलब उग्रता के साथ ये बढ़ते रहे और अंग्रेजों के लिए सर की दर्द मजबूती से बन गई ये। ठीक है ना, सरदर्द का काम करना शुरू कर दिया। किसने? चंद्रशेखर आजाद ने। और देखो, यही वो लोग थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर बड़ी भूमिका निभाते हुए और अंग्रेजों को मजबूर किया कि भारत में हमें कोई फायदा नहीं है, परेशानी हो रहे हैं।
निकलने के लिए ही अच्छा है, और लास्ट में इनको जाना ही पड़ा था। ये बड़ी बात थी, नहीं तो 10-5 साल और रह जाते। हालांकि ये सब जानते हैं, मैंने पहले भी एक बार बताया था कि अंग्रेजों ने पूरी दुनिया को आज़ाद किया उस दशक में। 1947 से लेकर के लगभग 55-60 तक लगभग सब आज़ाद, दुनिया के सारे देश आज़ाद हो लिए थे। तो ये घटनाक्रम चला कि आज़ाद तो हो रहा था भारत को, क्योंकि पूरी दुनिया आज़ाद होनी थी, तो वो तो होनी थी, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये थी कि समय पर आज़ाद करवा लेना। तो उसमें इन क्रांतिकारियों का बड़ा योगदान, और शांति से अंग्रेजों को भारत का शोषण न करने देना, ये एक बड़ी बात थी, और यही क्रांतिकारी कर सकते हैं। तो 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उनकी अंतिम मुठभेड़ हुई। कब? 1931 में। 30 में वायसराय इरविन को मारने की बात हुई, तब इरविन ने स्पेशल एक्शन चालू कर दिया इनके ऊपर, और उसके बाद 1931 में, ये तो याद होगा, 30 में वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, ठीक है। नमक सत्याग्रह में गांधी जी को बुलाने वाला यही था कि आओ बात करते हैं। गोलमेज सम्मेलन भेजने वाला व्यक्ति यही था, कौन? लॉर्ड इरविन। गांधी को गोलमेज सम्मेलन में किसने भेजा था? इरविन ने ही भेजा था। तो ये चीज़ तो हमें ध्यान में रहनी चाहिए। तो 1931 के इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उनकी अंतिम मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अंग्रेज नेतृत्व SP नॉट बाबर, ये याद रखना, SP नॉट बाबर, मतलब जब अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद और अंग्रेजों के बीच मुठभेड़ चल रही थी, उसमें अधिकारी, जो अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम क्या था? SP नॉट बाबर। ये कह तो रहा था कि मैं बाबर नहीं हूँ, नॉट बाबर, मैं बाबर नहीं हूँ, मैं अंग्रेज हूँ, यही बात कर रहा था। लेकिन कोई भी हो, अब वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद उनसे लड़ रहे थे, और उन्होंने साफ कह दिया था कि मैं तुम्हारी पकड़ में आऊँगा नहीं, चाहे मरूँ चाहे जीऊँ, ठीक है। ये बात तय हो चुकी थी। उन्हें पुलिस से लड़ते हुए अपनी आखिरी गोली खुद पर चला ली, और ताकि अंग्रेजों के हाथ न लगे, क्योंकि उन्होंने पहले से घोषित कर रखा था कि मैं क्या रहूँगा? आज़ाद, और आज़ाद ही चले गए। अल्फ्रेड पार्क का नाम बदल करके चंद्रशेखर आज़ाद पार्क अब कर दिया गया है। वे कहते थे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे। तो इस प्रकार ये थे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, और इनके बारे में जितने भी फैक्ट थे वो मैंने सारे आपको याद करवा दिए। अब इनको ध्यान से आपको 1 से 2 बार देख लेना है, सुन लेना है, और कंटेंट को अगर आप लिखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो आसानी से सब चीज़ें कवर हो जाती है। मैं अधिकांश प्रयास करता हूँ कि अपने आप को दूर रख करके और आपको स्क्रीनशॉट का मौका दूँ, तो आप आसानी से इन चीज़ों को लिख करके और बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। बस बात यह है कि हम कंटिन्यू, इसके लिए हमारा सहयोग आपको करना होगा। अधिकतम मित्रों के पास भेजिए, इससे एक अच्छे क्राइटेरिया तक हम पहुँचे, और एक कम से कम मिनिमम व्यूज़ तो हमारे पास हों। मैं कभी व्यूज़ को देख के वीडियो नहीं बनाता, बहुत कम चांस रहते हैं कि मैं ये बात कहता हूँ। एक बार मैंने ज़रूर कहा था कि कम से कम 1000 व्यू तो मेरे को दो, लेकिन ये बात सही है कि एक मोटिवेशन तो आता है, और मोटिवेशन के लिए आपको भी, कि हम मोटिवेशन वीडियोस देते हैं, उसमें तो आप वैसे खूब देखते हो। मोटिवेशन वीडियो में तो कई बार 5-5, 10-10 हज़ार व्यू भी चले जाते हैं, वो तो आप खूब देखते हैं। लेकिन जब पढ़ाई वाला मामला आता है ना, तब आप पढ़ते नहीं हो। अब बताओ कि इससे बढ़िया क्या पढ़ा सकता है कोई, कि बहुत कम समय में शानदार तैयारी आपकी हम कराने के लिए तैयार रहते हैं। आप अपने साथियों तक भेजें और एक बढ़िया एनवायरनमेंट कवर करें, तब हम जाकर के पूरी मेहनत आपके साथ कर पाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।